वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी चल रही है उस वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम जो एशिया की मुख्य नदियां हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि हमारी जिस पहली नदी की हम बात कर रहे हैं वो नदी है यांगत्जे रिवर। ठीक है, यांगत्जे रिवर। यांगत्जे जो रिवर है हमारी, इस रिवर की खास बात ये है कि ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है एवं विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। एवं विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी की खास बात ये है कि ये जो नदी है, ये इस नदी का उद्गम होता है सामान्यतः तिब्बत के पठार से। इस नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार में एक स्थान है टंगुला माउंट, है ना, किंगघई। ये वाला जो इसकी ये एरिया दिख रहा है, ये एक स्थान है। इस स्थान को हम कहते हैं किंगघई। किंगघई माउंट है ये, किंगघई। ठीक है, इस किंगघई माउंट से ये जो अपना टंगुला क्षेत्र है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। टंगुला मैं लिख देता हूँ, देखो टंगुला। इस टंगुला क्षेत्र से इस नदी का उद्गम होता है और फिर ये चाइना के कई प्रोविंस हैं जैसे कि तिब्बत है। तिब्बत बड़े प्रदेश में बहती है। उसके बाद ये आगे बढ़ रही है, देखो कंटिन्यू आगे बढ़ती है, चीन के कई प्रांतों में होते हुए निकलती है। और जो बड़े शहर जो चर्चा में रहे हैं, इस बार जो बड़ा शहर चर्चा में रहा है वुहान। वुहान को आप जानते ही हैं। इस वुहान की खास बात ये है कि ये वुहान वो प्रदेश है जहाँ से कोरोना वायरस का जन्म हुआ है और जिसने पूरे विश्व में त्राही त्राही मचा रखी है, हाहाकार मचा रखा है। वुहान इस नदी के किनारे है और इस वुहान के साथ ही ये जो शंघाई है, चाइना का शंघाई, शंघाई भी इसी यांगत्जे नदी के किनारे ही है। इसको हम यांगत्जे बोलते हैं, यांगत्जे। और इसका और भी नाम है यांगत्जे के अलावा। इस नदी को हम यांगटीसी क्यांग भी बोलते हैं, इसको यांगजी जियांग भी बोलते हैं, यांगजी जियांग। ठीक है, इसके अलावा चांग जियांग भी कहते हैं, लिख देता हूँ मैं चांग जियांग। इसको हम चांग जियांग भी कहते हैं। तो यांगत्जे हो गया, यांगटीसी क्यांग हो गया और चांग जियांग हो गया। ये क्या है, इस नदी के नाम हैं। ओके ना। ये अगर हम इस नदी की बात करते हैं तो यांगटीसी क्यांग जो नदी है ये वास्तव में क्या है, चाइना की जीडीपी का एक बहुत बड़ा भूभाग क्या सॉरी एक चाइना की जीडीपी का एक बहुत बड़ा भाग कवर करती है। और ये विलीन हो जाती है, ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, जहाँ पे ये विलीन होती है, इसको हम कहते हैं ईस्ट चाइना सी। ये ईस्ट चाइना सी है। ठीक है, ये ईस्ट चाइना सी है। ईस्ट चाइना सी में आकर ये नदी विलीन हो जाती है। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि ये है एशिया की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी। ओके ना। अब हम जो अन्य नदियां हैं उस नदी की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चीन की जो अन्य नदियां हैं उन्हीं पर हम बात कर लेते हैं एक बार। चीन की अन्य नदी में आपने हुआंगहो तो सुना ही होगा ना, हुआंगहो। हुआंगहो जो नदी है, हुआंगहो नदी वास्तव में पीली नदी भी कहलाती है, पीली नदी। ठीक है, हुआंगहो, हम कहने को उसको हुआंगहो पढ़ रहे हैं वास्तव में, बट ये हुआंग ही पढ़ी जाती है। ये पढ़ी जाती है हुआंग ही। ठीक है, ये हुआंग ही पढ़ी जाती है। लिख देता हूँ मैं एक बार। है के पैर में वह, हुआंग ही, ये पढ़ा जाता है। अब हुआंग ही एक ऐसी नदी है जो सागर में गिरने से पहले, सागर में गिरने से पहले ये विलीन होती विलीन क्या सॉरी सागर में गिरने से पहले एक मरुस्थल में बहती है। देखो ये मरुस्थल दिख रहा है आपको, ओर्डस डेजर्ट। ठीक है, ये इस मरुस्थल में होते हुए बढ़ती है। ये चीन का सिंचुआन जो प्रदेश है, उन सिंचुआन प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, और ये जो
अपनी हुआंग ही या हुआंग हो नदी है, ये बयान जो क्षेत्र है, बयान हर जो पहाड़ियाँ हैं, ये देखो यहाँ पे बयान हर जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है और उसके बाद ये एक लंबी दूरी तय करते हुए यहाँ पे जो पीला सागर है वहाँ पे बोहाई की जो खाड़ी है, खाड़ी का नाम नज़र आ रहा होगा, बोहाई की कहा खाड़ी है ना, बोहाई की जो खाड़ी है यहाँ पे आके ये विलीन होती है। अब इस नदी के और भी नाम रखे हैं हमने, इस नदी को हम पीली नदी भी कहते हैं, इस नदी को हम पीली नदी भी कहते हैं। अब इसको पीली नदी कहने का जो कारण है वो ये है कि जिस क्षेत्र में ये बहती है वहाँ पे जो मरुस्थल है ऑर्डस डेजर्ट सिंचुआन प्रदेश में, वो पीली रेत का मरुस्थल है और पीली रेत इस नदी में घुल जाती है और इस वजह से ये पीली नदी कहलाती है। और जिस सागर में ये विलीन होती है वह उसको भी हम येलो सी या पीत सागर की संज्ञा देते हैं। अब एक बात बताऊं, देखो आपको फ्रेंड्स, एक बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन दो नदियों के ऊपर। कौन सी दो नदियाँ? एक तो यांगत्जे और एक आपको मिलती है अपनी हुआंग ही। यांगत्जे मैं बोल रहा हूँ यांगटीसी क्यांग को ही, है ना, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहली बात, यांगटीसी क्यांग और अपनी हुआंग ही नदी जो है उनको जोड़ते हुए विश्व की सबसे लंबी नहर बनाई गई है, या यूँ कहें ये है विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नदी, ठीक है। और कृत्रिम नदी का नाम आपको नज़र आ रहा है, वो है ग्रांड कैनाल, ठीक है, ग्रांड कैनाल ये विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नदी है। वास्तव में जो नहरें होती हैं उन नहरों को कृत्रिम नदी की संज्ञा दी जाती है, जो नहरें होती हैं वे नहरें कृत्रिम नदी की संज्ञा भी दी जाती है। तो ग्रांड कैनाल ये विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नदी है। किन दो नदियों को जोड़ती है? ये जोड़ती है यांगटीसी क्यांग और जो हमारा कौन सी जो नदी है हुआंगी, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। ओके, अब एक और बात करते हैं हम, इस हुआंगहो नदी को हम चीन का शोक भी कहते हैं, ये चीन का शोक भी कहलाती है, चीन का शोक कहलाती है। चीन का शोक कहले जाने का कारण कि ये जो नदी है ना, इस नदी से चीन में डेडली फ्लड आती हैं, ठीक है, खतरनाक बाढ़ें आती हैं जो कई लाखों रुपए, लाखों अब यहाँ पे जो भी है, बट ऐसा है कि ये कई मतलब जन धन की अपार हानि करती है ये, ठीक है। अब एक और ख़ास बात है, इस चीन के किनारे इस नदी के किनारे प्राचीन चीनी सभ्यता का विकास भी हुआ है। प्राचीन चीनी सभ्यता, प्राचीन चीनी सभ्यता का इस नदी के किनारे विकास हुआ था, अतः यह प्राचीन चीनी सभ्यता की जननी भी कहलाती है। कौन सी नदी? हुआंगहो नदी प्राचीन चीनी सभ्यता की जननी कहलाती है, हुआंगहो नदी, ठीक है। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आती कहाँ है? ये बोहाई की खाड़ी में, ठीक है, विलीन होती है बोहाई की खाड़ी में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम अन्य जो नदियां हैं उन पर बात कर लेते हैं। अन्य नदियों में हम देखो बात करते हैं हमारे जो दक्षिण पूर्व एशिया में बहने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में। दक्षिण पूर्व की एशिया की जो नदियां हैं उनमें देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मिकांग नदी। सबसे पहले बात करते हैं मिकांग नदी। मिकांग नदी का उद्गम, ये जो नदी आ रही है ये वाली ब्लू लाइन जो साथ में है, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है, एक मिनट, ये वाली जो है ना, ये नदी जो कि चाइना से निकल रही है, इस नदी को हम कहते हैं मिकांग। कौन सी नदी हो गई? मिकांग नदी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब मिकांग नदी जो है ना एक ट्रांस बाउंड्री लेक है। मिकांग नदी एक ट्रांस बाउंड्री लेक है। ट्रांस बाउंड्री का अर्थ होता है जो कि एक से अधिक देशों
में बहती है और साथ ही एक से अधिक देशों की सीमा पर भी बहती है। ठीक है, तो ट्रांसबाउंड्री लेक हो गई। कौन सी नदी थी हमारी? मिकांग नदी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं मिकांग नदी पर। एक नया कलर चूज कर लेते हैं, ग्रीन ठीक रहेगा। ओके, अब हम बात कर रहे थे ये जो आ रही है ना, ये आ रही है हमारी मिकांग नदी। तो देखना है आपको कि ये किन किन देशों की सीमा पर बह रही है। देखो ये तो म्यांमार हो गया, ये इधर लाओस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई, तो ये लाओस और म्यांमार की सीमा पर बह रही है। फिर इधर देखो ये थाईलैंड है, ये लाओस, तो थाईलैंड और लाओस की सीमा पर बह रही है। उसके बाद लाओस में आगे बढ़ती जाती है, एक बार फिर से ये थाईलैंड और लाओस की सीमा पर बहते हुए कंटिन्यू आगे बढ़ती है और कंबोडिया, और उसके बाद जो एक नीचे जो है ना, जो ये नीचे देश है मिकांग, तो मिकांग क्या, सॉरी, वियतनाम, तो वियतनाम में बहते हुए ये विलीन हो जाती है यहाँ पे खंबात की खाड़ी याद आ रहा है यार, गल्फ ऑफ थाईलैंड में, थाईलैंड की खाड़ी में आकर विलीन हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कौन सी नदी हो गई? मिकांग। ठीक है, अब मिकांग नदी जिन देशों में बहती है उन देशों को मिकांग देश की संज्ञा दी जाती है। तो मिकांग देशों में सामान्यतः आते हैं वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। ठीक है, ये जो मिकांग देश कहलाते हैं। ओके, हम बात करते हैं एक और चाइना से ही निकलने वाली नदी है साल्विन। ये दोनों की दोनों, मिकांग और साल्विन, ठीक है, ये तिब्बत के पठार से ही निकलती हैं, तिब्बत के पठार से निकलती हैं। और इसमें जो दूसरी नदी है, कलर चूज कर लेते हैं एक बार पहले, रेड ठीक है, क्यों? ओके, यहाँ से ये वाली जो नदी आ रही है, ये नदी है हमारी साल्विन नदी। देखो आप, चाइना तिब्बत के पठार से निकल रही है, पूरा चाइना में कंटिन्यू बहते जा रही है, बहते जा रही है, और उसके बाद ये प्रवेश करती है म्यांमार में, है ना। म्यांमार में साल्विन ने प्रवेश किया। उसके बाद साल्विन नदी कंटिन्यू म्यांमार में बहते हुए ही आगे आकर विलीन हो जाती है अंडमान सागर में। ठीक है, ये नदी है साल्विन। ओके, ये ध्यान रखना है। अब एक और नदी की हम बात कर रहे हैं। एक और नदी है जिसको हम कहते हैं इरावदी नदी है, इरावदी हमारी। इरावदी नदी की खास बात क्या है? कलर चूज करते पहले। इरावदी नदी की खास बात है कि इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। म्यांमार की जीवन रेखा, ये ध्यान रखना है ना। लाइफलाइन ऑफ म्यांमार कहलाती है, सॉरी, नदी है ना, नदा नहीं है। तो म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। अब ये नदी देखो आप कंटिन्यू कि कहाँ से होते हुए निकली, चाइना से ही वो तिब्बत क्षेत्र से निकलती है, फिर म्यांमार में बहती है। ठीक है, कौन सी नदी है आप समझ पा रहे हैं ना? ये जो नदी है, इसकी हम बात कर रहे हैं। देखो ये वाली, ये म्यांमार में, पूरे म्यांमार में बहते हुए आगे बढ़ती है और आके अंडमान सागर में दो जलधाराओं में विभाजित होकर विलीन हो जाती है। तो ये है इरावदी नदी, और क्या कहलाती है? म्यांमार की जीवन रेखा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जो दक्षिण पूर्व एशिया की जो प्रमुख नदियां हैं वो। अब हम और जो मुख्य नदियां हैं एशिया की, उन नदियों को लेके चलें। उन नदियों में रशिया की जो नदियां हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। रशिया की जो नदियां हैं, उन रशिया वाली नदियों में आप जानते हैं ओब, येनिसी और लीना। ओब, येनिसी और लीना हैं। अब ओब, येनिसी जो लीना नदियां हैं, ये कहाँ से निकलती हैं, बात करते हैं। ओब, येनिसी, लीना नदियों का उद्गम साइबेरिया क्षेत्र से होता है, साइबेरिया क्षेत्र से होता है। अब साइबेरिया क्षेत्र में ये जो नदी निकलती हैं, सबसे पहले अगर लीना की बात करते हैं तो देखो ये तो है हमारी बेकाल झील, नज़र आ रहा है, लेक बेकाल, है ना, बेकाल झील। इस बेकाल झील से लीना नदी निकलती है और कंटिन्यू आगे बढ़ती है। लीना नदी में कई अन्य सहायक नदियाँ आती हैं। ठीक है, और लीना नदी आगे बढ़ के ये लेप्टेव सागर है, लेप्टेव सागर, इस लेप्टेव सागर में आकर ये नदी विलीन हो जाती है। इसी तरह बेकाल झील से ही एक और नदी निकलती है, येनेसी। नाम लिखूं मैं, येनेसी।
ठीक है। येनेसी आगे बढ़ती है और ये कारा सागर है ना, ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, कारा सागर, काला नहीं है, कारा सागर में आकर ये विलीन हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसी तरह से आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे ये जो नदी है हमारी येनिसी के बाद ओब जो नदी है ये भी अपने मंगोलिया और रूस की सीमा पे स्थित जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से निकलती है और ओब नदी आगे बढ़ती है। और इर्टिश नदी देखो इसमें आके विलीन होती नज़र आ रही है। इर्टिश नदी, सहायक नदियों की कोई खास विशेषता नहीं पढ़नी अपने को, तो ओब ये नदी आगे बढ़ती है और ओब नदी भी आकर विलीन हो जाती है कारा सागर में ही। ठीक है, ये ध्यान रखना। और भी यहाँ पे नदियाँ हैं, याना, इंडिजिकिना, कोलियामा, ये जो विशेष नदियाँ हैं इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो आपको याद रखना है रूस में सिर्फ ओब, येनिसी और लीना नदी। ओके, तो ये तो हो गई हमारी रशिया की या साइबेरिया की मुख्य नदियाँ, ओब, येनिसी और लीना। ओके, इसके बाद हम अन्य नदियों को चूज करते हैं। अन्य नदियों में हम दक्षिण पश्चिम एशिया की जो नदी हैं उनकी बात करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन पर आता भी है। ओके, दक्षिण पश्चिम एशिया की जो नदियां हैं उनमें अगर हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया की नदियों में, तो हमारी जो मुख्य नदी है वो है दजला फरात। ठीक है, दजला फरात, यहाँ पे उनका नाम शत अल अरब लिखा है लेकिन मैं लिख देता हूँ, उनको हम कहते हैं दजला एवं फरात, दजला और फरात। ठीक है, दजला और फरात दो अलग नदियां हैं और इनको सम्मिलित रूप से हम क्या नाम देते हैं, दजला फरात या शत अल अरब कहते हैं। देखो ये नज़र आ रहा है, शत अल अरब रिवर। ठीक है, ये हम इनको कंबाइंड रूप से कहते हैं। शत अल अरब जो नदियां हैं वो किस तरह से बहती हैं उनको हम एक बार देखें। तो हमारी जो शत अल अरब नदियां हैं ये तुर्की से निकलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों नदियां तुर्की से निकलती हैं, एक टिग्रिस के नाम से, टिग्रिस, और एक यूफ्रेटस के नाम से। तुर्की से यूफ्रेटस को हम हमारी भाषा में फरात कह सकते हैं और टिग्रिस को हम दजला कहते हैं, दजला। ठीक है, दजला हम कहते हैं इसको, है ना, ध्यान रखना। ओके, दजला नदी हो गई। चलो, तो दजला और फरात नदियाँ हो गई, ये ध्यान रखना। अब दजला और फरात नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो दजला और फरात नदियाँ आगे इराक में, है ना, इराक में आपस में मिल जाती हैं और इराक में मिलकर क्या बनाती हैं, शत अल अरब बनाती हैं। कंटिन्यू आगे बढ़ती है, शत अल अरब आगे बढ़ते हुए इराक में होते हुए ये विलीन हो जाती है फारस की खाड़ी में, है ना, ये ध्यान रखना है। फारस की खाड़ी में आके विलीन हो जाती हैं। ठीक है, ये खास बात है इनके लिए, फारस की खाड़ी में आके क्या हो जाएंगी, विलीन हो जाएंगी। इन नदियों के किनारे, शत अल अरब नदियों के किनारे इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता या दजला फरात सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो रिवर है हमारी वो मध्य एशिया की है। मध्य एशिया की जो रिवर है उसमें एक तो है आमू दरिया और एक है हमारी सीर दरिया। आमू दरिया और सीर दरिया, कलर चूज करते हैं, रेड ठीक रहेगा। तो आमू दरिया देखो, ये किर्गिस्तान जो क्षेत्र है इस ओर से आगे बढ़ती है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब देखो आपको पता है कि अरल सागर कहाँ है, तो अरल सागर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। ठीक है, अब अपना जो अरल सागर है उस अरल सागर में ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान होते हुए एक नदी आती है और अरल सागर में विलीन हो जाती है, उसको तो हम कहते हैं सीर दरिया। ठीक है, इसके बाद आती है आमू दरिया। तो आमू दरिया आगे जो बढ़ रही है, आमू दरिया भी ठीक अरल सागर में आके विलीन हो जाती है। ठीक है, सामान्यतः इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा से होता हुआ फिर वही उज्बेकिस्तान में आके ये अरल सागर में विलीन हो जाती है। ये क्वेश्चन RS प्री में पूछा हुआ है, आमू दरिया और सीर दरिया किस सागर में आके विलीन होती हैं, तो याद रखना आप अरल सागर में विलीन होती हैं। ओके,
तो ये थी हमारी एशिया की जो मुख्य नदियाँ थी वो। ठीक है, देखो डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये जो नदी है ना, ये यांगटी सिक्यांग है, यांगजी जियांग भाई, यांग तजे भी हम इसे कहते हैं भाई। देखो ऐसा है, वो चीन में है बट नेचर तो खूबसूरत होती है, चीन कैसा भी हो बट नेचर बड़ी खूबसूरत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी एशिया की नदियां हैं, है ना, आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे। आप मैप जो है, मैप को अच्छे से देखते हुए उसको याद करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।